जय हिंद साथियों। 5G क्लास में आपका स्वागत है। हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए जो हिंदी की श्रृंखला है 300 क्वेश्चन की, वो आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें से आज ये चौथा वीडियो है, तो इसमें जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कृपाण शब्द है। कृपाण शब्द एक कौन शब्द है? आगत है, देशज है, तद्भव है कि तत्सम है? तो ये जो कृपाण शब्द है आपका, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यदि मान लीजिए पूछ ले कृपाण कृपाण तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? तो कृपाण का तद्भव क्या होता है? कटार होता है। क्या होता है? कटार। कटार इसका तद्भव होता है। और तत्सम क्या होता है? कृपाण होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्कर में पड़ना। क्या हो जाएगा? चक्कर में पड़ना। यानी कि बुद्धि भ्रमित होना क्या हो जाएगा? चक्कर में पड़ना। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे मित्र ने या मेरे किसी दोस्त ने ऐसा प्रश्न पूछा कि मैं चक्कर में पड़ गया, लेकिन उसका जवाब मुझे सूझा नहीं। ठीक है, तो उसका जवाब मुझे क्या होता है? सूझा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रमित होना। इसको याद रखेंगे, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ये क्या होता है एग्जाम में, ये पूछता रहता है मुहावरा, तो इसको याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि सिर से बोझ उतारना, इसका मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सिर से बोझ उतारने का इसका हो जाएगा भार टालना। क्या हो जाएगा? भार टालना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा भार टालना। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि जो है मान लीजिए कि रमेश का कर्ज माफ़ करके उसके मित्र ने उसके सिर से बोझ उतार दिया। क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? यानी कि आपको इसमें से बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। वाचनालय है कि समतल है कि विद्यालय है कि पशु है? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पशु। इसका सही उत्तर होगा पशु। अब होगा कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई शब्द दिया है, अगर उसको हम खंडित करते हैं यानी कि बीच से तोड़ते हैं, अगर उनका मतलब होता है तो रूढ़ शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो उसका कोई ना कोई मतलब निकलेगा। ऐसे मान लीजिए कि पशु है, अगर हम पशु को हम अलग अलग करके लिखें, जैसे कि प और सु। ठीक है, प और सु, पशु को हम अलग अलग करके लिखें तो इसका कोई मतलब है और ना ही इसका कोई मतलब है। यानी कि जो भी शब्द है अगर उसको हम अलग कर देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। ओके, तो इसको याद रखेंगे रूढ़ शब्द क्या होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका जो है अगला क्वेश्चन है महोत्सव। महोत्सव में संधि है। ये देखिए आ गया, महोत्सव में संधि है। यानी कि महोत्सव में कौन सा संधि है? गुण संधि है कि विसर्ग संधि है कि अयादि संधि है कि व्यंजन संधि है? तो बताइए महोत्सव में। ये देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। महोत्सव में गुण संधि है। कौन सा है? गुण संधि है। कैसे है कि गुण संधि का नियम होता है, नियम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अ है, ओके, और आ है। अ और आ, कौन सा है? अ और आ मिल करके अगर मान लें कि किसी जैसे छोटी ई और या बड़ी या ऊ या आपका मान लीजिए कि री अगर इससे मिलता है तो ये क्या बनता है?
ये आपका या तो ए बनेगा या फिर ओ बनेगा या फिर ओ के बाद या फिर आपका और बनेगा। क्या बनेगा? और, ऐसे और बनेगा। और देखिए ऐसे कि आपको हम बता रहे हैं कि ये इसका नियम है, इस नियम को याद रखेंगे। गुण संधि का। तो ऐसे कि मान लीजिए आपका महोत्सव दिया है, तो जो महोत्सव दिया है इसको हम अलग करेंगे। जैसे कि आपका महोत्सव दिया है, महोत्सव, ये महोत्सव है, तो महोत्सव को हम अलग करेंगे तो इसको किस तरह लिखेंगे? इसका होता है क्या होता है? महाधन उत्सव। क्या होता है? महाधन उत्सव। क्या होता है? महाधन उत्सव। यानी कि मिल करके क्या होता है? महोत्सव। यानी कि यहाँ देखेंगे ये जो है आ है आपका, ये आ है, आ प्लस उ मिल करके क्या बन गया है? ओ बन गया है। क्या बन गया है? ओ। आ प्लस उ मिल करके ओ बन गया है, यानी कि महा प्लस उत्सव मिल करके महोत्सव। तो क्या हो जाए? ये गुण स्वर संधि होता है। इसको याद रखें, गुण स्वर संधि का अ आ से मिल करके ई मिलता है तो ए ओ या और बनता है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका अंबर। अंबर का विलोम है। अंबर का विलोम है। देखिए अंबर का विलोम क्या होता है? अवनी होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवनी। क्या हो जाएगा? अवनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवनी। क्योंकि जो अंबर का मतलब होता है आकाश तथा, ठीक है, अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। तो ये होता है अंबर। अंबर जो होता है ना, इसका अंबर का मतलब होता है आकाश। अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। और आपका ये अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब होता है धरती। अवनी का क्या मतलब होता है? धरती। तो इसका विलोम शब्द यानी कि उल्टा, आकाश का क्या हो जाएगा? धरती। अंबर का अवनी। चलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, मुझे कैसा शब्द है। जो मुझे है यह कैसा शब्द है। तो इसका जो होता है सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये उत्तम पुरुष है। कैसे? जो जैसे मान लीजिए कि कोई भी सर्वनाम है, अगर सर्वनाम का जो प्रयोग अपने लिए करते हैं, कोई भी सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करते हैं तो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष। जैसे कि हमको बता रहे हैं मुझे, ये अपने लिए प्रयोग करते हैं। मुझे हो गया, और मैं हो गया, मुझे, मैं या हम, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? उत्तम पुरुष है। सभी क्या है? ये उत्तम पुरुष है। तो अगर ये इसमें से कोई भी दे देगा तो ये उत्तम पुरुष कहलाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बहिर्मुखी में समास है। बहिर्मुखी में कौन सा समास है? तो इसमें जो है इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। जो बहिर्मुखी, ये कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास कैसे है? जैसे ये इसमें दिया है बहिर्मुखी, तो ये बहिर्मुखी जो है अव्यय भाव समास होता है कि अगर किसी भी इसका, अगर हम बहिर्मुखी का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो इसका बहि क्या होता है? बहि का क्या होता है? आपका बहि का होता है बाहरी मुख वाला। ठीक है, बहि का जगह बाहरी मुख वाला, चाहे सबसे घुलने मिलने वाला। तो इसका जो पूर्व पद हो गया, इसमें जो पूर्व पद इसका हो गया, इसका पूर्व पद क्या हो गया? बहि हो गया। ये जो बहि है ये क्या है? इसका जो पूर्व पद बहि है यह आपका अव्यय, यह जो है अव्यय तथा प्रधान होने के कारण ये क्या हो जाएगा? अव्यय तथा प्रधान होने के कारण, क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी कि बहि क्या है? अव्यय तथा प्रधान है, इसका पूर्व पद क्या हो जाएगा?
अव्यय तथा प्रधान हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, सूरदास की साहित्यिक भाषा है, जो सूरदास थे, सूरदास, उनकी साहित्यिक भाषा कौन सा है इसमें? इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ए ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा, ये जो सूरदास थे यह भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी जो साहित्यिक भाषा थी ब्रज भाषा थी। जैसे कि इनकी जो रचनाएं थी, जो इनकी रचना की बात करेंगे, सूर सारावली, कौन सी रचना थी, सूर सारावली, इनकी जो रचना थी सूर सारावली, इनमें जो है सूर सारावली में क्या है, इनकी जो साहित्यिक जो भाषा थी, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था सूर सारावली में। तो इनकी कौन सी भाषा हो जाएगी, ब्रज भाषा। और ये भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य में वर्णन होता है, जो महाकाव्य है उसमें किस चीज़ का वर्णन दिया है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का वर्णन किया गया है महाकाव्य में। तो आपका सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज तक का इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपका जो है, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।